हैदराबाद का कातिल शेर। किस्त नंबर 2। आदमखोर शेर की कार्रवाइयों में ये बात नुमायां होती है कि वो अपने शिकार कमोबेश यकसा तरतीब से करते हैं। हमारी कहानी का आदमखोर शेर जो एक छलावे की तरह नमूदर होता, वो शिकार करके गायब हो जाता। उसके आदमखोर बनने की वजह उसका किसी शिकारी के हाथों जख्मी होना हो सकती थी। शाज़ो नादिर ही शेर आदमखोरी अपनी माँ से सीखता है या सीखती है, या फिर इसकी वजह मेटिंग पार्टनर हो सकता है जिसकी कमज़ोरी इंसानी गोश्त हो। शुरू शुरू में शेर कभी कभार ही इंसानों का शिकार करते हैं, लेकिन जैसे जैसे शेर की खुद एतमादी बढ़ती है और जब वो इंसानी बेबसी से वाकिफ हो जाता है तो हलाकतों की तादाद बढ़ती चली जाती है। चाहे शेर हो या चीता, वो इंसान को बेजरर और लागर समझते हैं, लेकिन इसके बावजूद इनमें एहतियात की एक छठी हिस्स मौजूद होती है जिसे बाज़ शिकारी बुज़दिली का नाम देते हैं। ये बुज़दिली इनकी फितरत में पूरी तरह छाई होती है। वो हमेशा शिकार पर उसकी लाइल्मी में हमला करते हैं, या आमतौर पर जब वो अकेला हो, या अगर इंसान गिरोह की शक्ल में जा रहे हों तो वो सबसे आखिर वाले पे हमला करते हैं। दूसरी तरफ बहुत से ऐसे वाक़यात मौजूद हैं जिनमें शिकार होने वाले ने मुज़ाहमत की और किसी न किसी तरह अपनी जान बचाने के लिए लड़ा, और नतीजतन आदमखोर शेर को हमला तर करना पड़ा और वो भाग गया। ऐसे वाक़यात चीते के मामले में काफ़ी हैं, अलबत्ता शेर के बारे में बहुत कम, क्योंकि ऐसे ताकतवर जानवर के हमले के बाद जिंदा घर पहुंचने वालों की तादाद बहुत कम है। आदमखोर के अंदर ये छठी हिस्स या एहतियात, जिसे आप बुज़दिली का या जो चाहे नाम दें, तमाम आदमखोरों में यकसा मौजूद होती है। यही बुज़दिली इब्तदा में इनके हमलों की नाकामी की बड़ी वजह होती है। जैसा कि आदमखोरों को रोकने के लिए बहुत सी कोशिशें की जाती हैं, जिसकी वजह से दूसरे जंगली जानवर जो इनका कुदरती शिकार होते हैं कदरन मोहतात हो जाते हैं, और इस बात से आगाह हो जाते हैं कि ज़रूर इनके सरों पर कोई ख़ास इनाम रखा है जिसकी वजह से इनकी तरफ ख़ास तवज्जो दी जा रही है। आदमखोर हमेशा एक ख़ास रास्ते या तरतीब में चलता है जो सैकड़ों मील तक फैल सकते हैं। एक या दो हफ्ते के लिए किसी बस्ती या देहात के पास रुक जाता है और फिर आगे बढ़ जाता है। इस तरह से ना सिर्फ वो उस गर्मा गर्मी से बच जाता है जो उसकी मौजूदगी की वजह से इलाके में पैदा होती है, बल्कि वो नई चरागाहों और नए मौके के मैदानों में पहुंच जाता है जहां के लोग उसकी मौजूदगी से लाइलम होते हैं। इस तरह जब वो कोई इलाका छोड़ता है तो आर्जी तौर पर उस इलाके में कत्ल व गारत रुक जाती है। तो देहातियों की फितरी तौर पर भूलने वाली और ये समझने की आदत के खतरा टल गया है की वजह से लोग फिर से लापरवाही से नकल व हमल शुरू कर देते हैं। नतीजतन वो शेर के लिए एक और आसान शिकार का इंतज़ाम कर देते हैं। जैसा कि मैं पहले लिख चुका हूँ कि अगर कोई सब्र से काम ले और उसे काफ़ी मालूमात दस्तयाब हों, अगरचे मालूमात हासिल करना बहुत मुश्किल होता है, एक नक्शे पर हर इंसानी कत्ल के मुकाम को क्रॉस का निशान लगाकर, तारीख लिखकर और एक खाका बनाकर शेर की कार्रवाइयों का दायरा कार वज़ा किया जा सकता है। शेर की इलाके में वापसी की पेशन गोई 15 दिन के मार्जिन से की जा सकती है। ये उन अहम अवामिल में से है जो एक शिकारी को शेर का शिकार करने में मदद देता है, जो इसको मारने का साइंटिफिक मंसूबा बनाने की सलाहियत रखते हैं। चीते के मामले में इस तरह का कतई कोई सबूत नहीं है कि वो तरतीब में इलाका बनाते हैं। वो यहाँ वहाँ हर जगह मौजूद होते हैं। वो ज़्यादातर रात में शिकार करते हैं, जबकि दिन में बहुत कम। छोटा होने की वजह से आदमखोर चीता किसी भी जगह छुप सकता है। जैसे जैसे चीते में खुद एतमादी और बेबाकी बढ़ती है, तो वक्त गुजरने के साथ साथ आखिरकार वो ऐसे मुकाम पर पहुंच जाता है कि लोगों को उनकी झोंपड़ी से हमला करके उठा ले जाता है। दूसरी तरफ शेर सड़क या जंगल के रास्ते में या गांव की बैरूनी हदूद में दिन के वक्त घात लगा कर शिकार करता है। मैंने चलम्मा के आदमखोर शेर की कहानी, जो बाद में हैदराबाद के कातिल के नाम से ज्यादा मशहूर हुआ, को बाद में बहुत से हकायक इकट्ठा करके जोड़ा। मैं आदमखोर की कार्रवाइयों का तफसीलन जिक्र करते हुए बताता चलूं कि जब उसने गजालापली में परिंदा फांदने वाले चेंचू को मारा और आधा खा गया, तो उसकी बाकियात को हादसाती तौर पर या इतफाकी तौर पर उसके ही बेटे ने ढूंढ लिया। मैं जानता हूँ कि यह तवील कहानी आपको उकता रही होगी। हकीकत यह है कि हर वाक़या फितरत में एक जैसा ही है। शेर लगातार जनूब में गजालापली से चलम्मा और शुमाल में हैदराबाद के दरियाई कृष्णा के दरमियान अपना इलाका लगातार तब्दील करता रहा। कार्रवाइयों का इलाका अगर आप नक्शा पर देखें तो बहुत वसीअ और रीज़ था। मजीद बरआं मेडाकोंडा में नवाब की गोली के जख्म के बाद उसने इंसान खाने की एहतियात को 2 गुना से 3 गुना कर दिया, यहाँ तक कि उसको शैतानी अवतार वाले माफूकुल फितरत की शोहरत हासिल हो गई। उस बदकिस्मत वाक़या ने शेर को इस अमर पर मजबूर कर दिया कि वो अपने शिकार को मारने को फौरन बाद जितना हो सकता खाता और फिर छोड़कर चला जाता, और फिर मुश्किल से ही वापस दोबारा खाने के लिए लौटता। उसकी इस आदत ने ना सिर्फ शिकारियों का काम मुश्किल बना दिया जो उसके पीछे उसका शिकार करने गए, बल्कि इससे हलाकतों का नंबर भी बढ़ा।
کیونکہ ہر دفعہ بھوک ختم کرنے کے لیے شیر نیا شکار کرتا اور پہلے والے شکار کی باقیات کو چھوڑ دیتا۔ چونکہ علاقہ بہت وسیع اور عریض تھا، اس لیے شیر کے بارے میں تشہیر بہت کم کی جا سکی، اور جو ہوئی بھی وہ ایک لوکل اخبار میں ایک چھوٹے سے پیراگراف کی شکل میں ہوئی، اور وہ بھی کبھی کبھار یہ بتانے کے لیے کہ شیر نے ایک اور انسان کا شکار کر لیا۔ شیر کی اس 3.5 سال کی کارروائیوں میں جب اس نے 80 افراد کو کھا لیا تو پھر اس خطرے کے بارے میں سنجیدہ نوٹس لیا گیا۔ اس کی یہ تعداد کسی شہر میں رہنے والے کو بہت زیادہ لگ سکتی ہے، اور مغربی دنیا کے معیار کے مطابق یہ ایک بڑا نمبر ہے، لیکن ہندوستان میں یہ 80 کی تعداد سمندر میں ایک قطرہ کے برابر تھی، جہاں حالین اوسط متوقع عمر 30 سال سے کم ہے، جو پہلے کے وقتوں میں اور بھی کم تھی، جہاں ہر سال قحط، سیلاب، بیماریوں سے ہزاروں لوگ موت کا لقمہ اجل بن جاتے ہیں، جہاں سانپ کے کاٹنے سے ہزاروں لوگ مارے جاتے ہیں، جہاں ہر سال ابتدائی شرح اموات اور موت کی تمام وجوہات کے باوجود شرح پیدائش کی ایک تشویشناک حد تک کو عبور کر گئی ہے۔ موازنے کے طور پر یہ کہا جا سکتا ہے شیر جسے انسانی گوشت کی لت لگی ہو، اس نے یہ تعداد 1300 دنوں میں مکمل کی، حقیقتاً میانہ روی سے کام لے رہا تھا۔ شکاریوں کے لیے یہ بات اہم ہے کیونکہ شیر اپنی خوراک کو پورا کرنے کے لیے لازمی طور پر مویشیوں اور جنگلی جانوروں کا شکار بھی کر رہا تھا، جس کا مطلب تھا کہ اگر شکاری اس کو پکڑنے کے لیے پھندا لگاتے تو وہ ضرور اس پھندے کی طرف لپکتا۔ اس علاقے میں آدم خور کے علاوہ اور بھی شیر اور چیتے متحرک تھے، جس کی وجہ سے گھریلو جانور اور مویشیوں کو مارنے کی تعداد ہر سال بڑھ رہی تھی۔ ان حالات میں یہ کہنا کہ کون سا جانور آدم خور نے مارا ہے بہت مشکل تھا، لیکن یہ بات پکی تھی کہ گھریلو جانوروں کی اموات میں آدم خور کا بھی بڑا ہاتھ تھا۔ جیسا کہ میں نے کہا کہ شکاری آدم خور کی شکار کی ترتیب کو نقشہ پر ترتیب کر کے 15 دن کے مارجن سے آدم خور کی واپسی کا تعین کر سکتے تھے۔ میں نے اخبار میں وقتاً فوقتاً اس جانور کی تباہ کاریوں کے بارے میں پڑھ رکھا تھا، اور محکمہ جنگلات کے عہدیداروں کی طرف سے اس آدم خور کو مارنے کی دعوت کے لیے بہت سے خطوط موصول کیے، جن کی طرف میں نے کوئی خاص توجہ نہ دی تھی۔ بنیادی طور پر اس کی وجہ یہ تھی کہ مجھے اپنے کاموں سے اس سب کے لیے وقت نکالنا بہت مشکل لگتا تھا، اور اس لیے بھی کہ جس علاقے میں آدم خور تھا وہ بنگلور سے بہت زیادہ دور تھا۔ انسانی موت کی خبر کے فوراً بعد اس علاقے میں پہنچنا بہت مشکل تھا۔ ان حالات میں نے پہلے سے ہی پولیس اور جنگلات کے محکمہ کو لکھ دیا تھا کہ وہ جانور کے بارے میں تمام اہم معلومات اکٹھی کریں، مثلا علاقے جہاں انسان کو مارا گیا، تاریخ جس دن مارا گیا۔ ان تمام معلومات کو میں نے ایک نقشے پر تاریخ کے ساتھ علاقے کو کراس کر کے لکھ دیا۔ نقشے کا تجزیہ کرنے سے اس بات کی نشاندہی ہوئی کہ آدم خور غزالہ پلی اور چلما کے درمیان 2 سے 3 مہینے کی کارروائیاں کر کے شمال میں حیدرآباد میں اگلے 4 ماہ یا اس سے زیادہ وقت گزارتا تھا، اور اس کے بعد پھر سے یہ واپس آ جاتا غزالہ پوری اور بسوام پور کے درمیان 6 میل کا، جبکہ بسوام پور اور چلما کے درمیان 5 میل کا، اور ان علاقوں کے درمیان جنگل کے رستوں پر چلتے ہوئے 15 میل کا فاصلہ طے کرتا۔ یہ علاقہ بنگلور سے ٹرینوں کی مدد سے جڑا ہونے کی وجہ سے کافی قریب تھا۔ حیدرآباد کا حصہ زیادہ وسیع اور غیر مضبوط تھا۔ آخر میں یہ کہ جنوب کا حصہ زیادہ گنجان تھا، اس لیے مجھے شیر کے شکار کی خبر جلد مل سکتی تھی۔ اس بنا پر تعاون کی زیادہ توقع تھی، چنانچہ میں نے جنوب کے حصہ سے اپنی کارروائیوں کا آغاز کیا۔ میں کافی عرصے سے شش و پنج میں مبتلا تھا کہ شیر کو مارنے کی ایک کوشش تو کرنی چاہیے۔ آخر کار پھر شیر نے خود ہی میری بے چینی ختم کر دی۔ ہوا کچھ یوں کہ ریلوے کا ایک انسپیکٹر صبح کے وقت چلما سے بسوام پور ٹرالی کے ذریعے ریلوے لائن کا معائنہ کرنے نکلا۔ یہ ٹرالی 2 پہیوں کے جوڑوں پر رکھا ہوا لکڑی سے بنا ایک سادہ سا پلیٹ فارم ہوتا ہے۔ اس کی لمبائی 6 فٹ سے زیادہ ہوتی ہے، اور اس پر ایک بینچ نصب کیا جاتا ہے جس پر ریلوے کا افسر بیٹھا ہوتا ہے۔ اس ٹرالی کو 2 کولی، جنہیں ٹرالی بان کہا جاتا ہے، ننگے پاؤں ریلوے لائن پر دوڑ کر اسے دھکیلتے ہیں۔ اس ٹرالی کو 8 گھنٹے پر کلومیٹر کی رفتار سے اونچائی کی طرف دھکیلتے ہیں۔ پھر جب ٹرالی رواں ہو جاتی ہے اور بلندی سے نیچے کی طرف آ رہی ہوتی ہے تو ٹرالی پر بیٹھ جاتے ہیں۔ ریلوے افسر بریکوں کی مدد سے ٹرالی کی سپیڈ کو کنٹرول کرتا ہے۔ اس پورے پلیٹ فارم یا ٹرالی کو کسی آتی جاتی ٹرین کو راستہ دینے کے لیے کسی بھی وقت ہاتھوں سے اٹھا کر ریلوے لائنوں سے اتارا جا سکتا ہے۔ اس دن ٹرالی اونچائی کی طرف آہستہ سے بڑھ رہی تھی تو ریلوے کے انسپیکٹر نے ٹرالی کی بریک لگا دی اور اتر کر ریلوے لائن کے گرد گڑھوں میں جمع شدہ بارش کے پانی کا جائزہ لینے لگا۔ ٹرالی میں موجود سٹاف کے پاس اس دن بہت زیادہ وقت تھا کیونکہ اگلی ٹرین 2 گھنٹے کے بعد گزرنی تھی، اس لیے ٹرالی کا ایک کولی ٹرالی کی ایک سیٹ پر لیٹ گیا جبکہ انسپیکٹر کھائی کی طرف چلنے لگا۔ تیسرا آدمی ٹریک کے ساتھ موجود ایک چٹان کی کٹائی جو کہ 7 فٹ کی اونچائی پر تھی اس پر چڑھ کر بیٹھ گیا اور بیڑی نکال کر سلگانے لگا۔ جو لوگ بیڑی کے بارے میں نہیں جانتے، بیڑی ایک سستا ہندوستانی سگریٹ ہے جو کہ انکیورڈ
तंबाकू को उसी के पत्ते में लपेट कर बनाया जाता है। कूली पहली बीड़ी का निचला हिस्सा किनारे पर फेंक कर एक और बीड़ी सुलगाने लगा, फिर एक गहरा कश भर कर अपने आला अफसर यानी इंस्पेक्टर को बेचैनी से देखने लगा और नथनों से धुआं निकालने लगा। खाई अभी खत्म ना हुई थी तो इंस्पेक्टर ने 100 या इससे ज्यादा गज का फासला तय करके रेलवे ट्रैक के दूसरी तरफ कदम बढ़ाकर दूसरी तरफ मौजूद गड्ढे में पानी का जायजा लेना शुरू कर दिया। जैसे ही उसने ऐसा किया तो मुड़कर ट्रॉली पर सोते हुए पहले कूली को और ऊपर चट्टान पर बैठे दूसरे कूली को अपनी दूसरी बीड़ी सुलगाते हुए देखा। ट्रैक के दोनों तरफ 50 गज के फासले पर जंगल की हदूद शुरू हो जाती थी, लेकिन जंगली झाड़ियां रेलवे ट्रैक पर भी उगाई थी। इंस्पेक्टर ने ऐसे ही एक बड़ी झाड़ी देखी जो कि निस्बतन ज्यादा बड़ी थी और बीड़ी सुलगाते हुए कूली के बिल्कुल साथ थी। इंस्पेक्टर ने इसमें किसी चीज को एक तरफ बाहर को निकलते हुए देखा। ये चीज हरकत में आई जिससे झाड़ी सरसरा कर सूरज की रोशनी में चमकने लगी। फिर ये चीज झाड़ी के निचले हिस्से की छांव में लेट गई। फिर ये पूरी सरार शय हरकत में आई और इंस्पेक्टर हैरत से देखने लगा कि आखिर ये क्या चीज है। तब ऐसा नजर आता था कि उस शय ने अपने आप को चिपटा करके जमीन के साथ जम कर लिया है, जिससे नजरों से बिल्कुल ओझल हो गई। इंस्पेक्टर ने रेलवे ट्रैक को अबूर किया और ट्रॉली की तरफ चलने लगा। अब उसकी आंखें दूसरी तरफ मौजूद खाई का मुशाहदा कर रही थी। वो इस शय के बारे में मुकम्मल तौर पर भूल गया, लेकिन ये सिर्फ चंद लम्हों के लिए ही था। उसने एक जोरदार चीख सुनी। उसने इस चट्टान पर बैठे कूली को पीछे की तरफ घसीटते हुए और फिर नजरों से ओझल होते हुए देखा, लेकिन उसकी चीखों की आवाज अभी भी सुनाई दे रही थी। ये जानने के लिए कि आदमी के साथ क्या मसला दरपेश है, इंस्पेक्टर चट्टान की तरफ दौड़ा ताकि सही तौर पर देख सके कि मामला क्या है। तब उसने शेर को जो जंगल में सकून से जा रहा था देखा, जिसके मुंह से कूली जकड़ा हुआ था और अपने कमजोर हाथों टांगों से उस पर अंधाधुंध वार कर रहा था। इसके बाद शेर और आदमी दोबारा नजर न आए। इंस्पेक्टर कुछ लम्हों के लिए हवास बेसाख्ता होकर ट्रैक पर मौजूद ट्रॉली की तरफ लपका। इस दौरान ट्रॉली पर मौजूद पहला कूली अपने साथी की चीखें सुनकर जाग गया और देखा कि इंस्पेक्टर उसी तरफ दौड़ता हुआ आ रहा है। वो कंफ्यूज्ड और तमाम मामले से नावाकिफ था। जब इंस्पेक्टर ट्रॉली की तरफ पहुंचा तो उसने हैरान होते हुए कूली को चीख कर बताया, बाघ रेडी को ले गया, बाघ रेडी को ले गया, ट्रॉली को धकेलो जल्दी। कूली को मजीद वजाहत की जरूरत न थी। दोनों ट्रॉली को पटरी पर जोर से धकेलते हुए ऊंचाई पर ले गए। इनको मजीद जोर लगाने की जरूरत न पड़ी और फिर ट्रॉली ऊंचाई से नीचे खुद ब खुद हरकत करने लगी। वो लोग छलांग लगाकर इस पर चढ़ गए और इस खौफनाक जगह से अंधाधुंध रफ्तार से नीचे की तरफ हरकत करने लगे। आदमखोर के इस नए शिकार को बहुत ज्यादा तशहीर मिली। दूसरी तरफ इंस्पेक्टर को अपने तमाम हलकों से इस शदीद तनकीद का निशाना बनाया गया कि उसने अपने साथी को उस वक्त छोड़ दिया जिस वक्त उसे इनकी अशद जरूरत थी। उसे बुज़दिल का नाम दिया गया। कहा गया कि वो एक इखलाकी कातिल है। उसे एक कीड़े के तौर पर पैदा होना चाहिए था, ना कि इंसान के तौर पर। मैं सोचता हूँ कि उस पर तनकीद करने वाले लोग अगर उस दिन उसकी जगह होते तो उनका क्या लाहे अमल होता। आपको इस बात को याद रखना चाहिए कि ये सब कुछ कितनी जल्दी हुआ। मजीद बरा वो मुकम्मल तौर पर गैर मुसल्ला था। मैंने महसूस किया कि अब वक्त आ गया है कि मैं इस आदमखोर से जाकर मुलाकात करूं। तो इस दिन मैंने ट्रेन में अपनी बेंगलोर से रात की सीट करवाई और अगले दिन दोपहर के वक्त गजालीपली पहुंच गया। तो मुअज़्ज़ज़ सामीन, ये कहानी अभी जारी है। किस्त नंबर 3 तक आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़।